नमस्कार दोस्तों। तो मैं डॉक्टर सोना कौशल, आपकी होस्ट आज के पॉडकास्ट की। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आई एम सो प्राउड, जो हमारे पास आज हमारे गेस्ट आए हैं। इतने एमिनेंट, इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं हमारे। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ वेलकम करने के लिए अपने इतने एमिनेंट इम्पोर्टेंट गेस्ट को, डॉक्टर DS रावत सर। सर नमस्ते, वेलकम। The famous pediatrician in Dehradun and in Uttarakhand. सर आज हम बहुत एक्साइटेड और प्राउड फील कर रहे हैं और नर्वस भी हैं सर कि आपसे बात करनी है और बच्चों के बारे में जानना है। सर ने 33 इयर्स अपनी सर्विसेज दी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। कहाँ कहाँ आपने काम किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर? कंबाइंड हॉस्पिटल श्रीनगर गढ़वाल में, यहाँ मैंने 13 साल काम किया और 20 साल मैंने दून अस्पताल देहरादून में कार्य किया विभिन्न पोस्ट पे। बताइए। पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, सीनियर कंसल्टेंट। ये किस ईयर में था सर? दोनों हॉस्पिटल में 97 से 2017 तक था और श्रीनगर गढ़वाल में 83 से 97 तक था। वंडरफुल सर। श्रीनगर गढ़वाल में केवल लोकल सिटी के नहीं, जो आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते थे। हाँ। क्योंकि और जिलों में पीडियाट्रिशियन नहीं होते थे। हाँ। तो चमोली से सारे पेशेंट आते थे, पौड़ी के आधे से ज़्यादा, और टिहरी का पूरा जिला कवर करता था। और उत्तरकाशी से भी कुछ पेशेंट आते थे। सब जगह के पेशेंट्स आते थे। और सर ने अपना MBBS और अपना MD पीडियाट्रिक्स करी है फ्रॉम द फेमस प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज सर टॉप मोस्ट 3 मेडिकल कॉलेजेस में आता था जब हम लोग CPMT दे के सेलेक्ट होते थे। और फिर सर उसके बाद सर ने जब 33 इयर्स अपनी सर्विस दी गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद आपने 1 साल मुझे अवसर मिला डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करने का। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज उत्तराखंड के रूप में मैंने अपना कार्य का निर्वहन किया और अगस्त 2017 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा मुझे नया दायित्व दिया गया कि जो उत्तराखंड में नया चिकित्सा चयन बोर्ड बना था, उसमें सदस्य के रूप में फिर 6 महीने बाद मुझे उस संस्था के चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई। और जिसमें कार्य करते हुए मैंने जितने भी मेरे बोर्ड द्वारा जितने भी रिक्त पद थे चिकित्सा अधिकारियों के, सारे पदों की हमने भर्ती करी और जितने भी चिकित्सालय थे सब मेडिकल ऑफिसर से पूरे भर गए थे। उसके बाद हमने जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, सबकी भर्ती करी और काफी हद तक हमने उत्तराखंड की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में मेरे बोर्ड द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया। बिल्कुल सर, हमें याद है कि काफी पोस्ट खाली रहती थी यहाँ पे उत्तराखंड और देहरादून में डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स की। सर ने जब बोर्ड संभाला तो रेगुलर इंटरवल्स होके सर सारा पैरामेडिकल भी और मेडिकल भी सारे स्पेशलिस्ट, सारे कार्डर सर ने भरे थे। तो वेरी 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 हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस सर। थैंक यू सर। पीडियाट्रिशियंस बहुत ही स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं और फिर थोड़े बड़े बच्चों को भी देखते हैं। तो बताएंगे सर, ये जो आप हमारे पास जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे से, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं सर? कॉमन क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम छोटे बच्चों होती है, बच्चों में डायरिया, अतिसार की प्रॉब्लम होती है, फीवर, कोल्ड, कफ, ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा कभी गंभीर प्रॉब्लम भी होती है, जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इस तरह के गंभीर रोग भी होते हैं। और कुछ गंभीर बीमारियां जैसे ल्यूकीमिया वगैरह होते हैं, इनको टाइम से पहचान लिया जाए तो उनका समुचित उपचार हो सकता है। बिल्कुल। और सर जांचें इनकी जो होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो इनकी जांचें करने में भी दिक्कत होती है सर कुछ? हाँ, जांच करने थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सैंपल कलेक्शन वगैरह, लेकिन कर लेते हैं, जो टेक्नीशियन एक्सपर्ट होते हैं जांच कर लेते हैं। जी सर। और सामान्य तरह जैसे हम देखते हैं बुखार के पेशेंट होते हैं, बुखार के से जो बच्चे आते हैं, और कॉमन जो कारण बुखार का होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो अक्सर क्या होता है कि घर से ही पेरेंट्स या आसपास के केमिस्ट से या आसपास के जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जबकि जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक की आमतौर पर आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। अगर हम अनावश्यक एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो एक दिन वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। इस वजह से हमें एंटीबायोटिक शुरू में ही नहीं देनी चाहिए। हाँ, जहाँ आवश्यकता हो, जो डॉक्टर देखने के बाद देखे कि उसमें आवश्यकता है, तभी एंटीबायोटिक का
प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अपने आप पेरेंट्स के लिए और पब्लिक के लिए अपने आप दवाई शुरू ना करें, खासकर एंटीबायोटिक्स ना शुरू करें, गूगल डॉक्टर को ना देख के अपनी दवाई शुरू करें। डॉक्टर से मिले, पीडियाट्रिशियन से मिले, सर से मिले, तब जाके बच्चों का इलाज शुरू होंगे। तब देखी जाएगी कि कौन सी एंटीबायोटिक की जरूरत है और कितनी जरूरत है और कितनी मात्रा में देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो छोटे बच्चे घर पे होते हैं माँ बाप के पास, तो माँ बाप अक्सर पूछते हैं कि हमें कौन कौन सी दवाएं घर में रखनी चाहिए जो हम अपने आप दे सकते हैं अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी हो। ऐसी कुछ होती है सर? नहीं, यथासंभव तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। हाँ। लेकिन जैसे कुछ कॉमन सिम्टम है, जैसे बुखार है, उल्टी है, की दवाई घर में रख सकते हैं। बुखार के पैरासिटामोल कॉमन दवाई होती है, वो बच्चे के वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब करी हुई है उसके हिसाब से बुखार की दवाई दे सकते हैं। अगर बुखार अधिक तेज है तो बच्चे को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और बुखार के दौरान बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए उचित मात्रा में उसको तरल पदार्थ देने चाहिए। और अक्सर बुखार में लोग खाना पीना देना बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे को कुपोषण हो जाता है। तो बच्चे के पोषण का ध्यान रखना है, बच्चे को बुखार में भी खिलाते पिलाते रहना चाहिए। उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, उचित मात्रा में उसको पानी और सब तरल पदार्थ देने और बुखार की दवाई देके बुखार कंट्रोल करना है। अगर बच्चा बुखार उतर जाता है, खेल रहा है, एक्टिव है, खा पी रहा है तो सही है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा सिक हो रहा है बुखार से, या सांस की परेशानी हो रही है, कोई गंभीर परेशानी लग रही, कोई भी आपको लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, तब उचित उपचार करना चाहिए। सर, कैसे पता चलता है कि उचित हाइड्रेशन हो गई है या हमारा बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है? तो पेरेंट्स को क्या कैसे पता चलेगा? अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो उसके जो यूरिन कम होगा, टंग ड्राई होगी, बच्चा लेथार्जिक होगा, आईज थोड़ा सनकेंड होगी। बिल्कुल। और अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में, जैसे और दिनों करता है उसी मात्रा में यूरिन सही ढंग से कर रहा है और एक्टिव रहा है, खेल रहा है, और आंखें वगैरह देखने में लग रहा है कि आंखें में संकीर्ण नहीं हो रही है, तो मतलब वो वेल हाइड्रेटेड है, उसकी पर्याप्त मात्रा में उसका निर्जलीकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन देखना बहुत लीडिंग कॉज होता है बच्चे की मोर्टेलिटी का। अगर बच्चे के शरीर में पानी कम हो जाए तो डॉक्टर से मिलना है जरूर और समय से उसका इलाज स्टार्ट करना है। और क्योंकि सर डायरिया है ना सर, डायरिया बहुत कॉमन है जी। और क्या क्या चीजें कॉमन है सर जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है? डायरिया, ये बच्चा ज्यादा बीमार है, उसका इंटेक कम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इंटेक कम है, तभी डिहाइड्रेशन हो सकती है। बच्चा पर्याप्त मात्रा में वो अपना दूध नहीं पी रहा है या तरल पदार्थ नहीं ले रहा है और ज्यादा सिक है बच्चा। सर, अगर किसी बच्चे को मिर्गी पड़ रही हो कि दौरे पड़ रहे हो तो पेरेंट्स क्या करें? सामान्य तौर पे बच्चों में जो बुखार होता है, कुछ बच्चे बुखार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उच्च जब फीवर होता है, हाई फीवर होता है, तो उनको फिट्स आने लगते हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक सही जगह पे लिटा देना चाहिए, एक साइड में टर्न कर देना चाहिए ताकि उसको चोकिंग ना हो, और उसको विगरस रूप से स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। बाकी डॉक्टर से दिखा करके जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाई दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालत में दवाई बच्चा ओरली नहीं ले सकता है। तो उसमें उसके लिए स्प्रे आते हैं जो नाक में डाल करके फिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और बुखार कम करने के लिए गीली पट्टी लगा सकते हैं, और कुछ पैरासिटामोल की दवाई जो आती है उसको पैरेक्टली दे सकते हैं, मल द्वार से भी दे सकते हैं। ऐसे हालत में पट्टी लगाना, गीली पट्टी लगाना, और पट्टी ठंडे पानी से या बर्फ़ के पानी से नहीं करनी चाहिए, टैप वाटर से करना चाहिए, और विगरसली स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। स्पॉन्जिंग माथे वाथे पे नहीं करनी चाहिए, स्पॉन्जिंग ज़्यादा या आर्मपिट्स में या ग्रोइंस में करनी चाहिए। स्पॉन्जिंग टैप वाटर से ही करना चाहिए। अगर जाड़े का मौसम है तो हल्के गर्म पानी से भी स्पॉन्जिंग कर सकते हैं ताकि बच्चे को ठंड न लगे। शिवरिंग होगी बच्चे को तो बुखार और बढ़ जाएगा। फीवर कम रखना है, मतलब 100 से कम ही रखना है। हाँ, 100 से कम ही रखना है, जितना नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। और फिर डॉक्टर से संपर्क लेना है, डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। बिल्कुल, अपने आप दवाई स्टार्ट मत करिएगा। सर, बड़े बच्चे आते हैं, ज्यादातर आप देखते हैं कि सपोजिंग टीनेजर्स हैं या एग्जाम टाइम पे बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो गई है, एंजाइटी में बच्चे आ रहे हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स अभी है या एग्जाम्स हैं क्लास के और उसके पेट में दर्द शुरू हो गई है, ऐसे केसेस आते हैं सर? जी। जैसे जो टीनेजर आते हैं, जैसे गर्ल्स में अभी हम देख रहे हैं जो पीसीओडी की बीमारी काफी कॉमन है। काफी इसका मतलब परसेंटेज, काफी केसेस इसके बढ़ रहे हैं। इसके लिए उचित सलाह जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है वो सलाह ले लें। बाकी दूसरे बच्चों में जो है ये देखा गया कि पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। पेरेंट्स जो चीज़ अपने लाइफ में नहीं अचीव कर पाए वो चाहते हैं हमारे बच्चे अचीव करें, तो बच्चों पर ज़्यादा वो प्रेशर डालते हैं। दूसरा स्कूल का भी टीचर्स का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, जो बहुत सारे जो प्रेशर
प्रेशर्स बच्चे के ऊपर आते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी भी हो सकती है और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके बारे में तो हम अपने खुद दवाई नहीं करनी चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बजाय इन बीमारियों के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए और प्रॉपर काउंसलिंग करानी चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग कराने से बच्चा सही दिशा में और एक अच्छा नागरिक के रूप में विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है और वो बहुत इफेक्टिव होती है बच्चों को संभालने में, अवेयरनेस। हाँ, काउंसलिंग केवल पेरेंट्स की, बच्चे की नहीं, टीचर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जो टीचर्स हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चे की काउंसलिंग और पेरेंट्स की, और ये संभव हो तो टीचर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। कहते हैं सर स्ट्रेस जो होता है कंटेजियस होता है, अगर टीचर में और पेरेंट में है, तनावग्रस्त है, तो बच्चा भी तनावग्रस्त होगा। बच्चे में भी आ जाएगा। तो बच्चा मतलब जो हम जो बोलते हैं वो नहीं सीखता है, जो हम बिहेव कर रहे हैं उसको बच्चा ज्यादा लर्न करता है, पिकअप कर लेता है, जो हमारे बिहेवियर को ज्यादा पिकअप करता है। तो हमें तनाव मुक्त रहना है और एक अच्छा वातावरण देना है ताकि बच्चे का सही विकास, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। सर कई पेरेंट्स कहते हैं, अभी भी ये है, हालांकि इतनी जागरूकता हो गई है, टीकाकरण के लिए भी सर पेरेंट्स थोड़े से वो रहते हैं कि कराएं कि ना कराएं, उसके में कुछ बताइए सर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जो जरूरी टीकाकरण है वो अवश्य करना चाहिए और तो काफ़ी टीके सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और कुछ टीके हैं जो सरकारी चिकित्सालय में नहीं है और पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो वो निजी चिकित्सालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। टीकाकरण जरूर करना चाहिए। जो टीके से रोकने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम हो जाती है और काफ़ी बचाव होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि पहले जब हम लोग एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए रेजिडेंट डॉक्टर थे, यंग डॉक्टर थे, तो टेटनस के बहुत सारे बच्चों टेटनस से ग्रस्त होते थे, न्यूबॉर्न होते थे, न्यूनल टेटनस से होता था, जो कि वो बच्चों में काफ़ी फेटल होता था और सर्वाइवल बहुत कम था। डिप्थीरिया की हम लोग बहुत केसेस देखते हैं, लेकिन जब से ये बृहद टीकाकरण हुआ है, मास मतलब सभी का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हुआ, तब से बीमारियों का ना के बराबर हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। खसरे का पहले बहुत प्रकोप होता था, खसरा जिसको मिजल्स भी बोलते हैं, खसरे से बच्चों में अतिसार डायरिया हो जाता था, डिसेंट्री हो जाती थी, निमोनिया होता था, इंसेफ्लाइटिस हो जाती थी और काफ़ी बच्चे अकाल मृत्यु को ग्रहण कर लेते थे, अकाल मृत्यु उनकी हो जाती थी। और इन टीकाकरण से काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है और बच्चों में कुपोषण पहले बहुत था, पोषण की भी अब काफ़ी सुधार आया है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को अच्छे पोषण की सुनिश्चित करना चाहिए बच्चे। बिल्कुल, और बिल्कुल किसी अंधविश्वास में नहीं फंसना है, किसी बारे में ये नहीं जानना है कि इससे टीकाकरण लगाने से ये नुकसान होगा। टीकाकरण से फायदे ही फायदे होंगे, बच्चा स्वस्थ होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बच्चा स्वस्थ होगा। तो आज सर ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। सबसे पहले सर ने तो ये बताया सर कि फीवर को कंट्रोल करो जी, और फीवर को कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद स्टार्ट नहीं करोगे घर में, आप डॉक्टर के पास आओगे और क्योंकि सर ही आपको बताएंगे कि किस बच्चे को कितनी डोज में कितनी दवाई कितनी बार देनी है। तो एंटीबायोटिक्स का खासकर अपने आप स्टार्ट नहीं करना है, घर में फर्स्ट एड रखिए और फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और सर आपने बताया हाइड्रेशन रखना है, हाइड्रेशन उचित हाइड्रेशन रखना है, हाइड्रेशन रखना, क्योंकि सर ये बड़ा लीथल होता है। हाइड्रेशन भी, उचित पोषण भी देते रहना है, बीमारी में भी तकलीफ में बच्चे को खिलाते पिलाते रहना है ताकि उसका कुपोषित ना हो जाए बीमारी के दौरान। बिल्कुल, क्योंकि फिर वो ना मेडिसिन इफेक्ट होगी ना उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। और सर ने ये बताया कि जो बड़े बच्चे आते हैं या छोटे बच्चे भी जो हैं, मतलब हर उम्र में बच्चे को एंजाइटी हो जाएगी अगर पेरेंट्स में एंजाइटी है, और बच्चे में अगर एंजाइटी है तो बच्चा डरा सहमा, भूखने प्यासने स्कूल नहीं जाएगा, सर के पास आएगा, ठीक है, थोड़ी सर दवाइयाँ देंगे लेकिन फिर सर भेजेंगे उसको काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनोरोग, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बहुत सारे रोग होते हैं और काउंसलिंग से ठीक होते हैं। सर कुछ जो आप वो बताइए, कुछ टेक होम मैसेजेस। मैंने ज्यादातर तो मैंने गिनवा दिए सर, आप कुछ टेक होम मैसेजेस पब्लिक को। बच्चे की जो देखभाल है वो प्रसव काल से ही होनी चाहिए। जैसे कई बार मदर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट से रिलेटेड, अगर उनकी हम पहचान प्रसव के मतलब उस गर्भावस्था में कर लें
और सही ढंग से करें तो सक्सेसफुल लैक्टेशन होगा, क्योंकि लैक्टेशन का मतलब है कि बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत आवश्यक है। माँ के दूध मिलने से बच्चे का पोषण अच्छा रहता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसको इन्फेक्शन कम होते हैं, उसके मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है, खून की कमी होने की संभावनाएं, एलर्जी की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो बच्चे को माँ के दूध मिले उचित में इसकी व्यवस्था, मतलब इसकी शुरुआत में ही जो गर्भावस्था से ही करनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो तभी आइडेंटिफाई होना चाहिए। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गोल्डन आवर्स में फर्स्ट 30 मिनट्स में ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध तो अमृत की तरह है, और शुरुआत से ही माँ के 6 महीने तक केवल मदर का फीड करते रहें और बच्चे का उचित तापमान रखें, उसको संक्रमण से बचाएं, तो बच्चे के बीमार होने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। बिल्कुल। अगर कोई तकलीफ है बच्चे को ज़्यादा खांसी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ज़्यादातर दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। वायरल इन्फेक्शन सब लिमिटिंग होते हैं। बच्चे की अक्सर सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाती है, उसमें नाक की दवाई डालें। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे दें। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा गंभीर हो रहा है, सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, लगातार खांस रहा है, बच्चा वॉमिट कर रहा है, फीड नहीं ले पा रहा है, अगर ऐसे कोई भी लक्षण लगे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सर, ये जो आपने बताया कि बच्चे को हमने माँ का दूध दिया, ये कितने महीनों तक? 6 महीने तक? अब 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही देना और कोई चीज़ भी नहीं देनी। 6 महीने तक आमतौर पे पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती। 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें, और 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 3 बार कम से कम 6 महीने से साल भर तक 3 बार कॉम्प्लीमेंट्री फीड देनी। और 1 साल के बाद बच्चे को ऊपर का दूध भी दे सकते हैं, और खाना महीना उसको जैसे परिवार का भोजन है वो भी उसको दे सकते हैं। और 1 साल से ऊपर बच्चे को कम से कम 5 बार भोजन देना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ भी हेल्दी हो, माँ फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, उसको अच्छी डाइट मिले, न्यूट्रिशन मिले, ताकि बच्चे को वो दे सके इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और सेकेंडली इमोशनली हैप्पी हो। कई बार मदर्स डिप्रेस हो जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स घर में होती हैं, डायरेक्ट असर बच्चों पे और फैमिली पे पड़ता है। तो बस खुश रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए। कोई भी समस्या है तो सर से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मैं इनका नंबर और एड्रेस कमेंट में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। So nice of you. It's my pleasure to be with you here this evening. Thank you.